दर्शक, बिहार की धरती से राज तिलक में एक बार फिर आपका स्वागत है, जहां राजकुमार सिद्धार्थ बन गए थे गौतम बुद्ध। ऐसी शीतलता है इस मिट्टी में कि गौतम बुद्ध को यहीं आकर एहसास हुआ कि अगर इच्छाओं पर काबू पा लीजिए तो इंसान की जिंदगी सफल हो जाती है। जी हाँ, गौतम बुद्ध की धरती। आज हम बोध गया में मौजूद हैं, लेकिन नेताओं की इच्छाओं का क्या कीजिए। नेताओं की इच्छाएं हैं कि चुनाव के दौरान प्रबल हो जाती हैं, और इसी को भांपने के लिए आज हम बोध गया की जमीन पे। सबसे पहले तो तालियों से अपना स्वागत कर लीजिए बोध गया की जनता। और अब एक बार शपथ ले लीजिए मेरे साथ, क्योंकि जबरदस्त भीड़ है। हाथ उठाइए और बोलिए, हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। आवाज नहीं पहुंची साहब, सारे लोग को कसम खानी है। हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। चलिए ठीक है, अब आपका परिचय नेताओं से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। राधेश्याम जी हमारे साथ, राधेश्याम प्रसाद जी आरजेडी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, तालियां बजाइए इनके लिए। हमारे साथ शारिम अली साहब है जो कि हम के कैंडिडेट है बेलागंज से। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, और हमारे साथ मुकेश कुमार जी बीजेपी के नेता है। कुछ ही देर में डॉक्टर शशि भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवालों की शुरुआत में हम के कैंडिडेट से करना चाहती हूँ। देवेंद्र मांझी जी, दामाद जी जो कि इतना रोए कि उनके आंसुओं में पूरा देश बह गया। अब वो मांझी साहब के दामाद थे, टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हो रहे हैं आपके खिलाफ। ये जो बुद्ध की धरती पर भी इच्छाओं का उफान है नेताओं का, इसको कैसे नियंत्रण में लाइएगा? देखिए, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और ये कोई नई बात नहीं है। हर एक दल में इस तरह का होता है, जब टिकट नहीं मिलती जो भी कार्यकर्ता थे हम लोगों के दल के दामाद हैं वो एक अलग बात है। बेलागंज से आपको क्यों चुने? आप में ऐसा क्या है, क्या आपने कर देंगे या क्या ऐसा है जिसकी वजह से लोग चुने? इनकी बात सुनते हैं फिर तय करते हैं कि इनको इन पर वोट मिलना चाहिए नहीं। क्या है आपकी पार्टी में? देखिए, हम लोग ने अभी 6 महीना हुआ है हम लोग की पार्टी को बने हुए, स्थापित हुए हुए, और जीतन राम मांझी जी का जो आप वेव देख रही हैं पूरे बिहार में, वेव बिल्कुल बिल्कुल, आप किसी भी इलाके में चले जाइए। सहमत है कि जीतन राम मांझी के नाम की लहर है? तो देख लीजिए। सब ना कर रहे हैं सर? नहीं, ना नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है। जेडीयू के अरविंद सिंह जी, मैं चाहती हूँ आप इनके बात का जवाब दें, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी जी की लहर है। आप लोगों ने जैसा उनके साथ किया, जनता आपको जवाब देगी। जब जीतन राम मांझी जी का लहर था, हाँ, तो इनका दामाद तो कंट्रोल में रहा ही नहीं, लहर से बच नहीं पाया, तो कैसा लहर था इनका? कैसा लहर था कि अपने दामाद को भी उस लहर में नहीं लपेट सके? दामाद को टिकट नहीं दिया ना, ये तो अच्छा है ना, लोकतंत्र में कार्यकर्ता को टिकट दिया, दामाद को नहीं दिया। अरे दामाद को टिकट नहीं दिया, हाँ, और बेटे को टिकट दे दिया, हाँ, तो इसलिए दामाद रुस गए, हाँ, दामाद को कंट्रोल नहीं कर सके। बड़ा दुर्भाग्य है जीतन राम मांझी जी का। मुकेश कुमार जी, हम लोगों ने बुलाया था प्रेम कुमार जी को भी। ये नेता आजकल भागते क्यों जनता के सवालों से? उन्होंने लास्ट में जाके मना कर दिया। जनता के सवालों से नेता क्यों भागते हैं, ऐन वक्त पर मना कर देते हैं? भाजपा के नेता जनता से तो भागने वाले होते नहीं है, जनता के बीच रहते, लेकिन जनता के बीच घिरे हुए हैं। हमारे नेता स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गया नहीं है बल्कि पूरे बिहार में वो हेलीकॉप्टर से लेकर के और जनता के बीच घूम रहे हैं। वक्त नहीं मिला, उनका प्रतिनिधि पर ज्यादा घूम रहे हैं, और आपको हेलीकॉप्टर पर ज्यादा आपने पार्टियों के लिए है। आपने सही कहा, लेकिन हर घर में जा रहे हैं, हर कस्बे में जा रहे हैं, हर टोले में जा रहे हैं। कोई कस्बा, कोई मोहल्ला, कोई दलित बस्ती बच न जाए, इसलिए हमको जल्दी से जल्दी पहुंचने का साधन चाहिए। ये पहुंचने की बुद्धि 5 साल क्यों नहीं आती, चुनाव के 1 महीने में क्यों आती है? मैं आपको बताना चाहता हूं अंजना जी, आप बिहार आई हैं, बिहार की गरीबी और परेशानी से हम लोगों ने लड़ा है। हम बराबर जनता के बीच रहे हैं, और हर दिन हमने 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे जनता के बीच में रह करके उसकी समस्या के समाधान के लिए संघर्ष किया है और काम किया है। राधेश्याम जी, ये हेलीकॉप्टर वाली बीमारी तो आपकी पार्टी को भी है। देखिए, सड़कों से नेता पहुंचते नहीं है, नहीं तो वो भी जानते कि कैसे पीठ टूटती है। मेरे यहाँ मात्र 3 हेलीकॉप्टर है, इनके यहाँ 8 हेलीकॉप्टर है। अच्छा, मतलब किसकी? क्योंकि इनका पैसा विदेश से आ रहा है, काला धन वाला पैसा है, इसलिए 8 हेलीकॉप्टर प्रचार में लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री भी 45 सभा कर रहे हैं। हमारे यहाँ नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी हैं, शरद जी हैं,
सोनिया जी हैं, राहुल गांधी हैं, यही हम लोग के नेता हैं, बलियावी साहब हैं। तो गिना दिया आपने, लेकिन 8 हेलीकॉप्टर आप अपने नेताओं को छोटा बता रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री के सामने तो मुख्यमंत्री छोटा होता ही है, इसमें दो मत नहीं है। हाँ। प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री छोटा ही होता है, लेकिन हमें लगता है कि प्रधानमंत्री बिहार में आकर छोटा हो जा रहे हैं। चलिए इस पर जल्दी से अगर आप जवाब देना चाहे फिर आगे ले चलेंगे। बस अभी चुनाव के परिणाम आएंगे, कौन छोटा कौन बड़ा। हाँ। आज तक हिंदुस्तान में इतना बड़ा कोई लोकप्रिय नेता नहीं हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आज तक बात कर रहा हूं, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतनी भीड़ लगाई हो, इतना हुआ हो, विदेशों में भी भीड़ लगाई हो, और इनका चेहरा 8 तारीख को नवंबर में जब उतरेगा तो इतना। ठीक है, डॉक्टर शशि हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं, आपके पिता चुनाव में हैं, वो तो आए नहीं, आप आए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि सबकी बात हो रही है लेकिन बज ही नहीं है कांग्रेस के इर्द गिर्द, कैसे वापस जमीन यहाँ पर इकट्ठा कर पाएंगे? महागठबंधन अन्ना जी हो चुकी है, नीतीश जी ने आगाज कर दिया है, शस्त्र से तैयार थे, अब ब्रह्मास्त्र उनके पास आ चुका है महागठबंधन में। और जो नीतीश कुमार जी का ब्रह्मास्त्र महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी। कितने लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी ब्रह्मास्त्र है? नहीं, ज्यादा लोग नहीं इत्तेफाक। अब इत्तेफाक अभी नहीं रख रहे, क्योंकि आप शहर में बैठी हुई, अगर गांव में किया होता आपने कार्यक्रम तो आपको वहां पता चलता गांव में हम कैसे किस हिसाब से चल रहे हैं। इन्हीं दावों के बीच सवालों की अब शुरुआत करते हैं। अब आपकी बारी है, जल्दी जल्दी से सवाल तैयार रखिए। मैडम, मेरा सवाल है वो हम के जो विधायक वो खड़े हैं उनसे कि आप बेलागंज से जो आपने खड़ा हुआ सुरेंद्र यादव, आपके लिए तो कोई काम छोड़ा ही नहीं है, लगभग काम कर दिया। आपका क्या एजेंडा है? आप क्या सवाल पूछे, सवाल एजेंडा क्या है बेलागंज में? क्या जल्दी से बताएं। बेलागंज में पिछले 25 सालों से आपके सुरेंद्र यादव जी वहाँ के विधायक हैं, लेकिन आप जब जाइएगा तो ना वहाँ पे नहर आपको मिलेगा, ना गली मिलेगी, ना नली मिलेगी, ना रोड मिलेगा, ना सड़क, कुछ भी वहाँ विकास नहीं हुआ है। वहाँ पे सिर्फ हत्या की राजनीति हुई है और लोग त्रस्त हैं वहाँ पे। इसलिए निश्चित तौर पे वहाँ पे एक परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन की लहर है, और वहाँ पे परिवर्तन आप आने वाले समय में देखेंगे। मेरा सवाल हम के सारिम भाई से है कि माननीय जीतन राम मांझी की आप लहर बता रहे हैं, गांव से गरीब लोगों को शक की बुनियाद पर प्रशासन उठाकर ले जाता है कि नक्सलाइट है और उसको जेल भेज देता है। आज जीतन राम मांझी मन से कह रहे हैं कि मैं पहला नक्सलाइट हूं, ऐसा क्यों? और प्रशासन खामोश है। बहुत गंभीर और बहुत बड़ा सवाल है, सोचकर जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सोचकर मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने शायद जीतन राम मांझी जी के बातों को समझा नहीं, इसलिए इस तरह की बात तो उन्होंने यहाँ पे उठाई है। जीतन राम मांझी जी ने ये नहीं कहा नक्सलाइट का मतलब क्या, वो भी हमारे भाई हैं, वो कहीं बाहर से विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं। उनकी तकलीफ है, कुछ है, परेशानियां हैं जिसको वो हल नहीं हो पा रही है, जिसके वजह कर वो कोई गलत रास्ता अपनाते होंगे, इसलिए उन्होंने अपने आप को उनसे कोरिलेट किया कि भाई आप फिर आप प्रधानमंत्री की जो नीति है, गृह मंत्री की जो नीति है नक्सलिज्म पर, उसको समझे नहीं है, या तो आपकी समझ कम है या फिर देश को आप गुमराह कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं, या तो बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं साहब, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहे हैं। आपको नक्सलाइट कहना गर्व की बात कहते हैं? नहीं, नक्सलाइट बिल्कुल गर्व की बात नहीं है। नक्सलाइट को मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय कहाँ तक गिरिएगा? नहीं, नक्सलाइट वोट के लिए कहाँ तक गिरिएगा? गिरने की बात नहीं है इसमें। नक्सलाइट कितने मासूम लोगों की जिंदगी लेते हैं और आप बात कर रहे हैं। नक्सलाइट को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं को लाया था, जिसको नीतीश कुमार जी ने रद्द कर देने का काम किया। नहीं सर, आपने पूछ लिया अपना सवाल, इस पर काफी देर तक हमने उनसे पूछ भी लिया। अब मैं अपने दर्शकों को इनसे मिलाना चाहती हूँ। उठिए, कितने साल से आप चुनाव लड़ रही हैं? आपने अभी बताया था। जी। कितने साल से? अभी तो 28 तारीख के मैंने नॉमिनेशन करवाया निर्दलीय। हाँ। और मेरा नाम मालती देवी है, गया विधानसभा से 230 नंबर कंजेंसी से। हाँ। और अभी जो बताए कि जीतन राम मांझी जी बहुत बड़े मसीहा हैं, मांझी लोग के या चाहे अदर कोई भी जात के, हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखे। जो भी किए अपने राजनीति, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि अपने जात को नहीं समझ पाए कि हमारी जात भी कोई चीज है जिसके वोट पे हमें। आपको लगता है कि आप जो निर्दलीय लड़ रही हैं, लोग आपको वोट देंगे? कहाँ से पैसा वैसा कहाँ से लाएंगे आप चुनाव लड़ने? हमारे पास पैसा के कोई बात नहीं है, हमने पैसे से कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मेरा पैसा क्या आप IBI चेक कर लीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद है कि लोग साथ देंगे। चलिए बैठ जाइए। चलिए बैठिए। ये भी एक तस्वीर है कि जाति का किस तरह से यहाँ पर बातचीत होती है। अब सवाल यह है कि गया उस जाति का दलदल बनकर रह जाएगा या वाकई पर्यटन की क्रांति का ध्रुव बनकर खड़ा होगा। खड़े होइए, सवाल पूछिए।
मैम मेरा सारे नेताओं से ये सवाल है, अभी हाल ही में मोहन भागवत जी ने आरक्षण पे समीक्षा की बात की थी, तो मेरा ये सवाल है मैम, सारे नेता सामूहिक विकास पर जोर देते हैं, लेकिन सारे नेताओं को आरक्षण का जब बात होता है तो सब डर जाते हैं, उस पे अपना स्टैंड पीछे कर लेते हैं। मतलब आपका मानना है कि आरक्षण पर फिर से बहस होनी चाहिए कि क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण हो? सब पार्टियां भागती हैं वोट के डर से। मैम जिसको आरक्षण गरीब को अब सारे गरीब तक पहुंच नहीं पा रही। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। आज ही प्रधानमंत्री ने साफ किया है कि आरक्षण रहेगा, आरक्षण हम नहीं खत्म कर रहे क्योंकि लालू जी खेल रहे थे यही कार्ड। अब सवाल यह है कि आरक्षण पर बहस से आप लोग वोट की वजह से डरते हैं? सीधा जवाब। जी नहीं, हम लोग आरक्षण के सवाल पर डरते नहीं है। हम आरक्षण का सीधा लाभ आरक्षण के लाभ पाने वाले लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिनको आरक्षण के 60 वर्षों में 65 वर्षों में आरक्षण देने के बाद भी अगर उनको सीधा लाभ नहीं मिला है तो उसकी समीक्षा करके उसको सीधा लाभ दिलवाना है। आरक्षण बंद करने का कहीं सवाल नहीं पैदा होता है। प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं, प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और वो गरीबों को, दलितों को उठाना चाहते हैं, उनको सही सम्मान दिलाना चाहते हैं, सही मुकाम पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन लालू यादव, नीतीश कुमार और उनके साथी लोग जो आरक्षण के सवाल तक 25 वर्षों तक शासन किया और एक भी लाभ गरीबों को नहीं मिला है, धोखा देने का काम हुआ है, हम उससे बचना चाहते हैं। बीपी सिंह को आरक्षण के सवाल पर गिराई गई थी सरकार को, आप कैसे कहते हैं कि सरकार को जो है आरक्षण का समाप्त नहीं? गलत बयानी कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मैं आरजेडी का हूँ, ये गलत बयानी कर रहे हैं। हमने आरक्षण के सवाल पर कभी नहीं सरकार गिराने और बनाने का काम किया। हमने उस समय मंडल लेके घूम रहे थे, जब मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल का रिपोर्ट लागू हुआ तो ये कमंडल लेकर घूमना शुरू किए और लाल कृष्ण आडवाणी जी पूरे बिहार में कमंडल लेकर घूमना शुरू किए थे। तब लालू जी ने इनको गिरफ्तार करवाया था, तब जाके आडवाणी जी शांत हुए थे, जो उनके लोगों तब आडवाणी जी शांत हुए थे। हम ऐसे लोगों के खिलाफ आरक्षण का सवाल भागवत उनके कमंडल से डरकर आप फिर मंडल की थाप पर थिरकने लगे। मंडल तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसमें कहाँ बात है? आरक्षण मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। B.R. अम्बेडकर ने हमें संविधान में लागू किया है पिछड़ों दलितों और संख्याकों के लिए। उस पर समीक्षा की बात कही थी, आगे का पढ़ा या नहीं पढ़ा? समीक्षा की बात है, खत्म करने की बात है, समीक्षा की बात नहीं है। वो भागवत जी हैं, RSS है, जो RSS को पढ़ेगा वही समझेगा समीक्षा है कि खात्मा है। सुख हमारे साथ है, मैं चाहती हूँ आप लोग भी सवाल करें। एक सेकंड, बोध गया में हम मौजूद हैं, आप क्या सवाल करेंगे इन नेताओं से? आपको लगता है कि जो पर्यटन का केंद्र बनना चाहिए था बोध गया को, वो हो नहीं पा रहा? आज भी सकरी गलियां हैं, कहीं से विदेश से लोग आएगा, क्या तस्वीर हिंदुस्तान की लेकर जाएगा? क्या अंजना जी, ये हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, वो 100 देश के रिप्रेजेंटेटिव के साथ यहाँ मौजूद आए थे। उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर घोषणा किया था कि बोध गया को हम आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। ये बोध गया में तो ऑलरेडी है ही है, ये जरूरत नहीं है, जरूरी यहाँ पर है बुनियादी काम पर। आपके महाबोधि मंदिर 2013 में जो 60 जुलाई धमाका हुआ था, धमाका होने के बाद यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बल लगाने का बात थी, बड़े बड़े यहाँ नेता या सभी पार्टी का, लेकिन अभी तक वो सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा बल यहाँ लागू नहीं हुआ। बीएमपी अभी उसका सुरक्षा देखते हैं। हाल ही में आपका 1-1.5 सप्ताह के अंदर एक लामा जी को पीट करके आधामरा कर दिया, और आपका एक नाय जो बाल काटते हैं उसके साथ एक सुरक्षा कर्मी जो बीएमपी का जवान है, उन्होंने जाकर के झगड़ा कर दिया, पिटाई कर दिया। तो ये जो हमला है ये निजी स्तर पर नहीं आ रहा है, आ रहा है कि हमको जरा बोर्ड मिल जाए किसी प्रकार से, हम पर लाल बत्ती गाड़ी में घुरे, सुरक्षा में घुरे। तो ये सवाल, लाल बत्ती की गाड़ी का चस्का बहुत है इस देश में, बहुत ज्यादा है। मैडम अंजना जी, लोगों का ये मुर्दा है गरीबी, भूखमरी और ये अशिक्षा, और क्या है आपका, ये है जिसको कहता है कि भ्रष्टाचार, दुराचार। ये खत्म होने के लिए नेता काम करे। हम भारतवासी एक होने नाते हम भी खुशी हो जाएंगे, हम भी बहुत धन्य हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें। बोध गया मंदिर की सुरक्षा की बात है। बम ब्लास्ट के बाद बिहार सरकार ने यह डिसीजन लिया कि मंदिर की सुरक्षा बीएमपी करेगी। बीएमपी की सुरक्षा के तहत आज बोध गया महाबोधि मंदिर है, और सुरक्षा को ख्याल में रखकर अगर केंद्रीय बल मांगने की बात थी तो यह मामला सेंट्रल का है, गृह विभाग का है, राजनाथ सिंह का है। उन्होंने केंद्रीय बल नहीं दिया महाबोधि मंदिर की सुरक्षा के लिए। बीएमपी तो लगा दी गई है वहाँ पर, बिहार मिलिट्री पुलिस।
सीआरपीएफ का वादा था पैरामिलिट्री फोर्स का, जैसा वो कह रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचे? हमने वादा किया, लेकिन बिना राज्य सरकार के मांग के हम कोई मिलिट्री फोर्स अगर देते हैं तो ये कहेंगे कि राज्य सरकार के फेडरल स्ट्रक्चर का, संविधान का उल्लंघन है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने कोई मांग नहीं रखते हैं और वो पैसा लौटाने का काम करते हैं, विकास में बाधक है। मैं जदयू के नेता से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने एक षड्यंत्र के तहत बम विस्फोट करवा करके एक सेकंड, किसी नेता पर इस तरह का आरोप मत लगाइए, सवाल पूछिए। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। गरिमा रखिए। एक षड्यंत्र के तहत, एक बोधगया में एक षड्यंत्र के तहत बम विस्फोट करवा करके। आप बैठ जाइए साहब, आप सवाल पूछने लायक नहीं है, बैठ जाइए, आप पूछिए। देखिए आइए सामने, आइए आगे आइए। मैं जदयू के प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि कोई भी यहाँ सीनियर पदाधिकारी या नेता आते हैं तो इनको बाईपास विद्या क्यों नहीं बोधगया लाते हैं, मेन रोड से क्यों लाते हैं? अभी स्थिति बाईपास की ऐसी है कि आपकी मोटरसाइकिल पार नहीं हो सकती है। इन लोग ऐसा इसका जवाब दें। जवाब दीजिए। ये सवाल चारों से पूछते हैं। एक तो आप 5 साल नदारत रहते हैं, गायब रहते हैं, और जब आते हैं तो इस 1 महीने में जिंदगी हराम कर देते हैं। सड़क जाम, हेलीकॉप्टर से उड़ के पहुंचते हैं और सड़कों को जाम करते हैं। ये उनका सवाल है, जवाब दीजिए। अंजना कश्यप जी, उनको जानकारी की कमी है। एक सेकंड प्लीज। उनको जानकारी की कमी है। बाईपास सड़क के लिए, हाँ, बाईपास सड़क के लिए सारा एस्टीमेट अप्रूवल हो चुका है। चुनाव आचार संहिता लगने के कारण बाईपास में काम नहीं लग पाया है। चुनाव आचार संहिता बाधक है। आपसे कोई सहमति नहीं है? सहमत नहीं है आप लोग? सहमत नहीं है? सहमत नहीं है। एक आखिरी सवाल जल्दी से लेते हैं, उठिए पूछिए आप सवाल। मैम मेरा सवाल थोड़ा हटके है। मेरा सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है, मेरा सवाल सारे पार्टी से है। बिहार में अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा किसी भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है, फिर भी ऐसे बैकग्राउंड फैमिली से या ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को टिकट क्यों दी जाती है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त है, या फिर जो जिससे किसी तरह का कोई धब्बा लग चुका है, या फिर जो रंगदारी करते हैं, या फिर जो जबरदस्ती करते हैं लोगों से? अपराधीकरण, अपराधियों को क्यों टिकट? अपराधीकरण क्या? इस पर जल्दी से आप सबसे सवाल मैं चाहती हूँ। लोगों का विश्वास कि उसका नेता पढ़ा लिखा होगा, उसका नेता देश को आगे ले जाएगा, जब टिकट ऐसे लोगों को मिलता है जो कि बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, जो अपराध में लिप्त होते हैं, भरोसा टूटता है युवा का। जल्दी से बीजेपी से शुरू करें। हम लोगों ने 2 लाइन का जवाब। हम लोगों ने सबसे ज्यादा प्रयास किया है कि अपराध पर नियंत्रण किया जाए और अपराधियों को महिमा मंडित नहीं किया जाए, लेकिन हमारे कुछ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हमने जीरो टॉलरेंस की बात की है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं अंजना ओम कश्यप जी, राजनीति बिहार में जो हो रही है, गुंडों पर FIR नहीं नीतीश कुमार की सरकार करती है, शरीफों को गुंडा बना करके उसका चरित्र हरण करने का काम करती है। लोकतंत्र में मैडम, एक मिनट यार, लोकतंत्र में मैडम इस तरह के चीज को मैडम हमारा इन चारों से एक सवाल है कि लालू जी के शासन काल में तो शराब का पूरी ठेका तो चला ही, और नीतीश जी और बीजेपी के भी शासन काल में पूरी खुलेआम चला। पूरे बिहार में आज तक कहीं एक भी लाइब्रेरी कहीं भी नहीं खुला। सिर्फ एक मिनट मैडम, सवाल खत्म करो ना। सिर्फ शराब माफियाओं को बढ़ावा मिला और उन लोगों को ही इस लोकतंत्र में 2015 के लोकतंत्र में टिकट क्यों दिया गया? ठीक है, इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। गया से हमारे इस विशेष पेशकश में इतना ही। कल औरंगाबाद जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है बहुत लोग भीड़ में पीछे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। औरंगाबाद कल हम पहुंचेंगे ठीक 8 बजे। जनता पूछेगी सवाल, उनके नेता प्रतिनिधि होंगे सामने। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।